बच्चों आज का टॉपिक है विद्युत वितरण के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए चित्र दिखाया गया है जिसमें ए भी विद्युत द्रव है तो -q तथा +q आवेश से निर्मित है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 2a। इसका मध्य बिंदु कौन सा है O। इसके मध्य बिंदु से और निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति है इस मध्य बिंदु के लंबवत स्मॉल r दूरी पर कोई p बिंदु है। दिख रहा है आप लोगों को। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से A से O तक की दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल a। O से B तक की दूरी कितनी हो जाएगी स्मॉल a। क्योंकि A और B के बीच की दूरी कुल कितनी है 2a और O से P बिंदु की दूरी कितनी है स्मॉल r। यहाँ से ये चित्र में स्पष्ट है आपकी। यहाँ से अब हम यहाँ से देखते हैं +q आवेश कहाँ रखा हुआ है हमारा B बिंदु पर, -q आवेश कहाँ है हमारा A बिंदु पर। B बिंदु से पर रखे हुए +q आवेश से चलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं किधर जाती हैं बाहर की ओर। और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी बाहर की ओर होगी ये E1। ये दिखाई दे रही है आप लोगों को यहाँ से। इसी प्रकार -q आवेश है A बिंदु पर। जब -q आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से आकर के -q आवेश में प्रवेश करती हैं। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी आपकी यहाँ से P से A की ओर होगी, जिसे किससे व्यक्त किया गया है E2 से। तो हमें यहाँ से A बिंदु से P की दूरी और B बिंदु से P की दूरी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इस आवेश से P दूरी, इस आवेश से और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और B बिंदु से भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें यहाँ से एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये यहाँ से समकोण त्रिभुज कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ से त्रिभुज PBO तथा PAO से P। यहाँ से समकोण त्रिभुज के लिए क्या सूत्र होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर किसके होता है कर्ण के वर्ग के। कर्ण क्या है इसमें PB है और कौन सा कर्ण AP है यहाँ से। तो फिर PB बराबर PA बराबर किसके हो जाएगी √r² प्लस a²। ये दूरी होगी हमारे यहाँ से किसकी होगी -q आवेश से P बिंदु की दूरी होगी और +q आवेश से P बिंदु की दूरी होगी। अब हमें दूरी ज्ञात होगी यहाँ से। अब हम यहाँ से देखें यहाँ से कि B बिंदु पर स्थित +q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4πε0 q अपॉन दूरी कितनी है यहाँ से +q आवेश की BP का स्क्वायर। दशा क्या होगी इसकी यहाँ से B से P की ओर, B से P की ओर, क्योंकि अनंत से आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपकी +q आवेश से जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहाँ तक जाती हैं अनंत तक। ये दिशा हो जाएगी। मैंने मान रखा है यहाँ से किसका BP का। तो E1 बराबर 1/4πε0 q अपॉन √r² प्लस a² का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 आ गई यहाँ से। अब हम A बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण A बिंदु पर स्थित -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4πε0 q अपॉन AP का होल स्क्वायर। दिशा क्या होगी माइनस आवेश है तब अनंत से आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं -q आवेश की ओर आती हैं। तो ये दिशा इसकी होगी यहाँ से P से A की ओर। लिखी हुई है यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा P से A की ओर ये लिखी हुई है। तब हमने मान रखा यहाँ से E2 बराबर यहाँ से 1/4πε0 q अपॉन r² प्लस a² का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 डाल। लेकिन समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कौन सा बड़ा है 1 या 2 बड़ा है, लेकिन 1 और 2 से देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि दोनों कैसे हैं बराबर है।
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी है आपकी, परिमाण में आपकी 1 और 2 से लग रही है, E1 और E2 दोनों कैसी हैं, बराबर हैं, तीव्रता E1 तथा E2 बराबर है। लेकिन यहाँ से आप लोग देख रहे हो कि E1 की दिशा तो ये है यहाँ से, और E2 की दिशा कौन सी है, ये दिशा E2 की, यहाँ से ये दिशा E2 की है आपकी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब ये E1 की है और ये E2 की दिशा है, तो दोनों एक दूसरे के न तो समानांतर हैं और न विपरीत हैं। आपके समानांतर होती हैं, एक ही दिशा में होती दोनों, इस तरीके से एक दिशा में होती दोनों, और यदि आपकी विपरीत होती है आपकी, तो E1 इधर होता, E2 इधर होता, वो नहीं है। लेकिन आपकी यहाँ से दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, आपकी न समानांतर हैं और न आपकी विपरीत हैं। तो इसलिए अब विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से घटक लेंगे इसके। तो घटक लेंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं E1 विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का घटक हम जो लंब रूप लेंगे PF दिशा में, तो वो तो हो जाएगा E1 sin थीटा, और क्षैतिज दिशा में लेंगे PD दिशा में, तो क्या हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा यहाँ से। इसी तरीके से हम E2 के घटक लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, तो लंब रूप घटक किधर हो जाएगा, यहाँ से PO दिशा में होगा E2 sin थीटा, और यहाँ से PD दिशा में हो जाएगा E2 cos थीटा। ये यहाँ से लिखे हुए हैं नीचे आपके, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से PD दिशा में हो गया E2 cos थीटा होगा। अब आगे हम देखते हैं यहाँ से कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ से परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे यहाँ से कि स्पष्ट है आपका समीकरण 1 तथा 2 से E1 बराबर E2 के है, E1 बराबर E2 के है। तब यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब रूप जो घटक हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, और बराबर हो जाएगा यहाँ से E2 sin थीटा। लेकिन ये लंब रूप घटक दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के परिमाण में तो बराबर हैं, E1 और E2 के मान परिमाण में तो कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन दिशा में कैसे हैं, विपरीत हैं, क्योंकि E1 sin थीटा ऊपर की ओर है और E2 sin थीटा नीचे की ओर है। तो ये परिमाण में दोनों एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे से निष्प्रभावी हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये निष्प्रभावी हो जाते हैं। तो एक दूसरे से निष्प्रभावी हो जाएंगे तो कौन से घटक रह जाएंगे आपके, केवल क्षैतिज घटक रह जाते हैं। तो क्षैतिज जब घटक रह जाएंगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ से क्षैतिज घटक के लिए आपका रह जाएगा, यहाँ से कौन कौन से घटक रह जाएंगे क्षैतिज घटक में, E1 cos थीटा ये रह जाएगा, और कौन सा रह जाएगा यहाँ से E2 cos थीटा। ये दोनों की जो दिशा है, इन दोनों की जो दिशा है, इन दोनों की दिशा एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। तब यह दोनों परस्पर जुड़ जाएंगे, दिशा में है तब यह दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं। ये दोनों परस्पर जुड़ जाते हैं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाते हैं, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या होगी, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। लेकिन
E1 बराबर E2 है, लेकिन समीकरण 1 और 2 से E1 बराबर E2 तब लिख सकते हैं हम यहाँ से E बराबर E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तब क्या आ जाएगा यहाँ से फिर E बराबर 2E1 cos थीटा। यह इसे समीकरण नंबर हमने यहाँ से मान लिया 3। इस समीकरण 3 में E1 का मान कहाँ से रखें हम? एक समीकरण से रख दें E1 का मान। तब क्या आ जाएगा यहाँ से रखा हमने यहाँ से समीकरण 3 में समीकरण 1 से मान रखने पर मान रखा हमने यहाँ से मान रखा तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो E बराबर 2Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का होल स्क्वायर का अंडर रूट cos थीटा। यहाँ 2 लिखा हुआ है ये इसे समीकरण नंबर हमने डाला यहाँ से 4। अब हमें एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है यहाँ से POB। इस थीटा के सामने की ये वजह क्या है? लंब। ये वजह क्या है? OB आधार। ये PB वजह क्या है? कर्व। इस त्रिभुज से कौन सा त्रिभुज है? यहाँ से त्रिभुज POB से cos थीटा बराबर क्या आ जाए? cos थीटा बराबर किसके होता है? आधार बटे कर्व। आधार बटे कर्व। आधार क्या है यहाँ से? OB। कर्व क्या है यहाँ से? PB। मान रखा यहाँ से OB का मान कितना है? A। PB का मान कितना है? PB का मान कितना है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर। इसे समीकरण नंबर डाल दिया हमने यहाँ से 5। समीकरण 5 से समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 में मान रखा क्या आएगा देखना यहाँ से E बराबर 2 ये आ गया Q अपॉन यहाँ से 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये हुआ यहाँ से फिर ये यहाँ से आया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर रूट हट गया तब आया यहाँ से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर का अंडर ये मान बच गया cos थीटा का।
अब आगे किया इसको सॉल्व, तो देखोगे आप लोग इस 2 को तो इस a के साथ में समायोजित किया तो क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से हो जाएगा q, ये हो जाएगा 1/4π/0, एक q हुआ यहाँ से इंटू कर दिया यहाँ से 2a, ये 2a के साथ में कर दिया, ये गुणा हुआ ऐसा लगा। अब यहाँ से इसको बदला r² प्लस हुआ है यहाँ से a² और ये आया आपका यहाँ से r² प्लस हुआ ये a² और इस अंडररूट की जगह पे मैंने चढ़ा दिया इस पर 1/2 की पावर। अंडररूट का मतलब होता है 1/2 की पावर। ये आगे किया इसको हमने यहाँ से, तब हुआ e बराबर 1/4π/0 q इंटू 2a को लिख सकता हूँ मैं p, ये p लिख दिया, विद्युत द्रव आघूर्ण। ये एक घात है r² प्लस a² पे, एक घात है इस पे 1/2 है, कुल घातें कितनी हो जाएंगी यहाँ से इसके r² प्लस a², कुल घात कितनी हो गई इसकी यहाँ से 3/2, 1 प्लस 1/2 3/2 हो गई यहाँ से। p बराबर किसके है q इंटू 2a, विद्युत द्रव आघूर्ण, विद्युत द्रव आघूर्ण, ये हुआ यहाँ से। आगे किया इसको हमने सॉल्व, तब क्या होगा यहाँ से देखना, लेकिन यहाँ से देखोगे आप लोग ये r² प्लस a² टर्म है जो, वो r की तुलना में a जो है आपका बहुत ही छोटा है, कि o से p की दूरी बहुत अधिक है और o से b की दूरी या o से a की दूरी कैसी है, बहुत ही कम है यहाँ से। लेकिन यहाँ से फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ से लिखेंगे r ग्रेटर देन a, तब r² इज मोस्ट ग्रेटर देन a² होने पर r² की तुलना में r² की तुलना में a² को नगण्य मानने पर, a² को नगण्य माना तब क्या हो जाएगा यहाँ से देखना, e बराबर 1/, दिखा है ना 1/4π/0 p/, ये हुआ यहाँ से r² प्लस ये 0 हो गया, a का नगण्य हो गया भाग, ये हो गई 3/2 का। तब हुआ यहाँ से देखना e बराबर 1/4π/0, ये हुआ यहाँ से p अपॉन यहाँ से हुआ r² और ये हो गई बची पावर यहाँ से 3/2। तब यहाँ से हो गया 1/4π/0, ये हुआ यहाँ से p, ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, तब हो गया यहाँ से r3, ये तब आ गया आपके पास में यहाँ से सूत्र e बराबर 1/4π/0, ये आया p/, ये हो गया r3। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। यहाँ से आगे किया इसको थोड़ा सा और के पदों में लिखा इसको, तब हुआ यहाँ से e बराबर k p/r3, ये हुआ यहाँ से।
ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ से कि व्युत्क्रमानुपाती आर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के Q के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के Q, 3 घाते हैं, इसको Q बोलते हैं, दूरी के स्मॉल r की पावर 3 Q के कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है, तेजी से कम होती है, क्योंकि r का मान जैसे ही हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे 3 घात होने के कारण यह बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। एक r का पद नीचे है, इसलिए e का मान बहुत तेजी से घटेगा हमारा यहाँ से। अब हम इसे सदिश रूप में लिखते हैं। यहाँ से सदिश रूप में लिखने पर यहाँ से लिखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखने पर, सदिश रूप में लिखा है इसको हमने। यहाँ से कैसे लिखेंगे, ई सदिश बराबर ये हो जाएगा माइनस के पी सदिश अपॉन आर की। आप सोच रहे होंगे ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया गया, आप सोच रहे होंगे ये माइनस चिन्ह क्यों लगाया गया है। ये माइनस चिन्ह इसलिए लगाया गया है यहाँ से कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा तो होती है ये माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की हो। P की दिशा ऐसे है, ये P की दिशा ऐसे है, ऐसे P की दिशा, और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे है, यहाँ से P से T दिशा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कैसे है, विपरीत दिशा में है, इसलिए यहाँ क्या चिन्ह उपयोग में लिया गया है, ऋणात्मक चिन्ह उपयोग में लिया गया है। तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ से ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह इसलिए उपयोग में लिया गया है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत है। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा जाता है आपका।